Hello and welcome back. This is Anurag Singh from Trias Classes. Today we will take a topic electric flux in Hindi for board, JEE Mains, NEET and advanced aspirants. If anyone want to get selection, then he must see the all video with proper attention. So we are going to start electric flux. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए हम लोगों को एरिया की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग एरिया को पढ़ लेते हैं पहले। हालांकि सब लोग जानते हैं एरिया के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रिकॉल करते हैं। जैसे अगर हम लोग पूछें एरिया कौन सी क्वांटिटी है भाई, स्केलर की वेक्टर, तो पहले इसकी जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ती है, इसलिए बात आ रही है। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब आप वेक्टर ए लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसका डायरेक्शन लिखेंगे। अब इस ए कैप मतलब जो डायरेक्शन है इनका, वह किधर होना चाहिए एरिया का? तो एरिया का डायरेक्शन दो तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले एरिया कितने वैरायटी का हो सकता है उसको देखें। तो अगर एरिया है तो उसमें दो सरफेस काउंट किए जाएंगे, एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस और दूसरा कौन सा है? क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस जैसे रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया, या सामने से जो आपको बोर्ड दिख रहा है यह ओपन सरफेस हो गया, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ये सब अपना क्या हो गया? ओपन सरफेस हो गया। क्लोज सरफेस की अगर हम लोग बात करें तो फुटबॉल आप देखिए, अर्थ को देखिए, स्फीयर को देखिए, ये सब क्या है? अपने क्लोज सरफेस। स्फीयर, इस मार्कर को देखिए, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर, और भी ऐसे कई हैं, क्यूब ले सकते हैं, पिरामिड ले सकते हैं, ये सब के सब क्या मिलेंगे आपके? क्लोज सरफेस। तो डायरेक्शन अगर देखना हो तो जैसे ओपन सरफेस है, अगर रेक्टेंगल है, तो एरिया आप चाहे तो आउटवर्ड नॉर्मल ले या तो इनवर्ड नॉर्मल ले। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया रहेगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में यह रेक्टेंगल है या स्क्वायर है उसके परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन ऑफ एरिया होगी। या तो भीतर की तरफ नॉर्मली इंटर कर रही होगी या तो बाहर की तरफ इंटर कर रही होगी। अगर हम लोग इस फिगर में इसको हम लोग एक्स एक्सिस ले लें और इसको y ले लें और इस वाली लाइन को जो इधर की तरफ आ रही है उसको z ले लें, तो इस स्थिति में यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है अपना, तो एरिया अगर यह लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो एरिया जो लिखेंगे हम लोग वेक्टर ए में, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखेंगे। साथ में डायरेक्शन किधर होगा? या तो प्लस के कैप या फिर ए कैप का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस के कैप, मतलब या तो भीतर से बाहर की तरफ या तो बाहर से भीतर की तरफ, ये डायरेक्शन मिलेगा। ट्राइंगल भी इस प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन या तो भीतर से बाहर या तो बाहर से भीतर, कहने का मतलब यह भी या तो के कैप या तो माइनस के कैप में डायरेक्शन ऑफ ए कैप होना है। सर्कल भी सेम टू सेम कंडीशन, या तो भीतर से बाहर या तो बाहर से भीतर, मतलब एरिया अगर लिखेंगे आप वेक्टर के साथ तो एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर या तो के कैप, या तो एरिया लिखेंगे क्या हम लोग? माइनस पाई आर स्क्वायर के कैप, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप। ये स्थिति बन रही है। ओपन सरफेस में आप चाहे तो भीतर से बाहर लीजिए या तो बाहर से भीतर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन अगर क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस अगर है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, कहने का मतलब अगर आपके पास स्फीयर है तो इस कंडीशन में क्या होगा? स्फीयर से सेंटर से जो भी लाइन जाती है वह क्या होती है? नॉर्मल होती है। सरफेस की सेंटर से रेडियल डायरेक्शन में जो भी लाइन ड्रा करते हैं क्या होती है? नॉर्मल होती है।
तो स्फीयर का जो डायरेक्शन होगा हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब इनका क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में, इनका एरिया जो होगा वह क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में इनका डायरेक्शन होगा, एरिया कैप का डायरेक्शन ये होगा स्फीयर के लिए। आप बाहर से अगर फुटबॉल को देख रहे हैं तो डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, उसमें इनवर्ड नॉर्मल नहीं ले सकते, केवल ओपन सरफेस में आप चूज कर सकते हैं, चाहे आउटवर्ड लीजिए चाहे इनवर्ड लीजिए, लेकिन क्लोज में केवल और केवल आउटवर्ड नॉर्मल होगा। सेम टू सेम अगर हम सिलेंडर बनाएं, सिलेंडर अगर बनाएं तो सिलेंडर ऐसा मान लीजिए बन गया, तो इसमें भी क्लोज सरफेस, सिलेंडर भी क्या हुआ, क्लोज सरफेस, इसका भी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही होगा। जैसे अगर ये अपने पास है तो इस वाले फेस का डायरेक्शन इस प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल होगा, हमारी तरफ जो फेस है उसके आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और बाकी ये जो कर्व पार्ट है आउटवर्ड नॉर्मल, तो कर्व पार्ट का जो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल का वह रेडियली आउटवर्ड होता है, जैसे स्फीयर में था। इस हिसाब से इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इस सरफेस का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और जो कर्व सरफेस हुआ उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, इधर वाले का इधर की तरफ। इस हिसाब से क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल चारों तरफ होगा। क्यूब अगर है अपने पास अगर क्यूब है, ये क्यूब है तो इसमें 6 फेस बन रहे हैं। इधर वाले का डायरेक्शन अगर लेना होगा तो इधर के डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड नॉर्मल, ऊपर वाले का इधर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल, इस प्लेन के बाहर की तरफ। इधर वाला प्लेन है तो नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ, ये वाला सरफेस तो इधर की तरफ, उधर वाला सरफेस है तो उधर की तरफ। इस हिसाब से आउटवर्ड नॉर्मल ही रहेगा। ये तो रही बात एरिया की, कैसे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखेंगे। अब बात करते हैं जो टॉपिक हमको स्टार्ट करना है, फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैग्नेटिक फ्लक्स टॉपिक मिलेगा, वहाँ भी एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ एरिया की ज़रूरत पड़ेगी हम इसको कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं शुरुआत से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती है। यह वह लाइन है जो इमेजिन करने के बाद, मतलब इमेजरी लाइन है जो हमको बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है और क्या डायरेक्शन है। ऐसे बना दिए तो पास कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या हो गई, इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, लेकिन डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में इधर की तरफ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रुप 1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ग्रुप 2 हो गया। अब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो रही है मानो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ अलग टाइप के हैं। इन सभी ग्रुप का नाम जो रख दिया गया फ्लक्स रखा गया कि यहाँ का फ्लक्स अलग है, यहाँ का फ्लक्स अलग है, यहाँ का फ्लक्स अलग है। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एंड सरफेस। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के लिए कितना कारगर है उस बात पे डिपेंड करती है। केवल फील्ड लाइन से काम नहीं चलने वाला, इसलिए आगे एक टॉपिक और आ रहा है। अब वह फील्ड लाइन किसी सरफेस के लिए, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, हमारी तरफ आई, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और हमारे बगल से निकल गई, तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारे ऊपर ही आ गई तो हमको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हमारे लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या महत्व है, कितना कारगर है, कितना हमको धक्का दे सकती है, कितना मार सकती है, इस बात को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से समझेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे शरीर में से गुजर के निकल रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू माई बॉडी, माई सरफेस बॉडी। अब वही क्या होगा, फ्लक्स होगा। समझिए इस बात को और समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारा का सारा हम लोग फार्मूले से पढ़ेंगे, लेकिन ये फ्लक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि 2 जगह 3 जगह मिलने वाला है। सेम टू सेम मैग्नेटिक फ्लक्स भी मिलेगा। यहाँ अगर पढ़े रहेंगे तो आगे हमको समझ में आएगा।
इसलिए फ्लक्स की मीनिंग समझा रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब मान लीजिए कि हमने किसी आदमी को पकड़ा और उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही थी। चलो आदमी को मोड़ मड़ा के ना उसको हम लोग रेक्टेंगल बना देते हैं, ये स्थिति बना दी, ये स्थिति। अब जहां पे ये आदमी खड़ा है वहां पे यह वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है। आदमी का कुछ एरिया होगा, यह हो गया इनका एरिया, मतलब इनको रेक्टेंगुलर सरफेस बना दिया हमने। अब यह इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है। लेकिन अगर आदमी यहां खड़ा होता सेम एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करती, तो इस आदमी के लिए या इस सरफेस के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई मतलब नहीं। सेम टू सेम कंडीशन और भी स्थिति बन सकती थी कि अगर यही सरफेस ऐसे है, सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो अब इस एरिया से किस इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, पूरे से कि केवल इतने से मतलब है। कहने का मतलब अब इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसका कुछ नामकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसी का नाम हम लोग फ्लक्स देंगे। उसी का नाम क्या देंगे, फ्लक्स, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से लिंक्ड है, इसलिए उसका नाम फ्लक्स लिंकेज भी आगे पढ़ेंगे। सेम टू सेम कंडीशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मान लीजिए यूनिफॉर्म थी, ये स्थिति थी। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है और एरिया बढ़ा दें, जितना एरिया पहले था उतना एरिया न करके एरिया और बढ़ा दें, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही गुजर रही होगी, या फिर इसका नाम हम लोग जो दे रहे हैं फ्लक्स, उतनी ही इसमें क्रॉस कर रही होगी, कुछ अलग कर रही होगी, पहले से कुछ अलग कर रही होगी और ज़्यादा कर रही होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है और एरिया बढ़ा दिया, इस स्थिति में ऑब्वियस सी बात है इसमें इसके रिस्पेक्ट में लाइंस ज़्यादा क्रॉस कर रही होंगी। यहाँ पे मरने का चांस इसका ज़्यादा हो गया। पता चला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम अपने शरीर को बढ़ाते गए, अब लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, करंट आ रहा है, तो मरने का चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रॉस क्या होगी, ज़्यादा करेगी। अब सेम टू सेम कंडीशन अगर क्या हो जाए अपने पास कि एरिया उतना ही रहने दें, एरिया को कांस्टेंट करें, जितना एरिया इसमें था उतना इसमें भी रहने दें, लेकिन क्या बढ़ा दें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा दें, मतलब और पास में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूत कर दें। अब बताओ क्या इसको, इस एरिया को पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एहसास होगी कि नहीं होगी, होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एहसास हो रही है किसी सरफेस को, वही क्या है, अपना फ्लक्स है। अब यहाँ पे एहसास ज़्यादा होगा तो फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ भी एहसास ज़्यादा था, फ्लक्स बढ़ गया था। हर जगह का कंडीशन आप समझ में आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं और एरिया को वही रहने दिए, तब भी फ्लक्स बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रहने दिए, जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे थी, और एरिया को बढ़ा दिए, तब भी क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ गया। कहने का मतलब दो कंडीशन आया। फ्लक्स को अगर फाई से लिखें तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया है। अगर क्या करें हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखें, कांस्टेंट रखें। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर एरिया उतना ही रहने दें और इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें, तब भी इससे गुजरने वाला जो फील्ड लाइन होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब इसको एहसास जो होगा वह ज़्यादा होगा, इसमें से तीर ज़्यादा घुसेगा। एक बात पे और डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वैसे रहने दें, एरिया को भी वैसे रहने दें, मैग्नीट्यूड को वही रहने दें, लेकिन बस इनका ओरिएंटेशन चेंज कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसी ही है लेकिन इनका ओरिएंटेशन चेंज कर दे, तो क्या फ्लक्स अभी भी उतना ही गुजरेगा कि चेंज हो जाएगा, पहले इतना रहेगा कि घटेगा कुछ। आगे और देख लीजिए इस फिगर को, और समझ में आएगा। इससे गुजरने वाली जो फील्ड लाइन है, अगर यह सरफेस हम लोगों ने ऐसे कर दिया,
ऐसे कर दिया। अब बताओ क्या उतनी ही फील्ड लाइन गुजरेगी इससे कि कुछ कम गुजरेगी पहले से? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना है, भले ही एरिया का मैग्नीट्यूड उतना है, लेकिन क्या उतना ही गुजरेगा? नहीं, पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसको पूरी तरीके से लेटा देते, इस एरिया को पूरी तरीके से लेटा देंगे, इस एरिया को हम लोग ऐसे बना दें, ये, अब बताइए इससे कोई भी लाइन क्रॉस करेगी क्या? इस सरफेस से कोई लाइन क्रॉस करेगी क्या? नहीं क्रॉस करेगी। इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही। इस हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर जगह है, लेकिन हर जगह की मीनिंग अलग अलग निकल रही है। इसलिए उस मीनिंग का हमको नाम देना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कारगर साबित हो रही है किसी सरफेस के लिए, कितनी हो रही है, उसका नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम देते हैं उसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करी थी कि एरिया क्या है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और एंगल, देखो एरिया का डायरेक्शन हम लोग किधर मानते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल, तो इधर की तरफ मान लेंगे। अगर हर जगह जो भी मानेंगे, हर जगह एक ही मानेंगे क्योंकि ओपन सरफेस है। तो यहाँ भी ई और ए के बीच का एंगल 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या है, 0 है। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या है, 0। बस यहाँ पे एरिया आउटवर्ड नॉर्मल करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो थीटा जब बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जब एंगल बढ़ा तो फ्लक्स घटना शुरू हुआ था। देखो एक समय जब एरिया क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, या तो घूम के इधर आ रहा है तो ऐसे हो गया एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो क्या यहाँ पे कोई भी फ्लक्स काट रहा है? कोई भी फ्लक्स नहीं काट रहा है, मतलब फ्लक्स या कोई भी फील्ड लाइन नहीं काट रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वह इस बात पे भी डिपेंड कर रही है किसी सरफेस के लिए कि किस एंगल से वह क्रॉस कर रही है, एरिया से कितना एंगल बना रही है, किसी सरफेस के एरिया से कितना एंगल बना रही है। मतलब जो लाइंस गुजर रही हैं किसी सरफेस के लिए, या किसी सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि ई और ए के बीच का एंगल क्या है। देखो अगर ई, पहले वाले में ई और ए के बीच का एंगल कांस्टेंट है, थीटा अगर कांस्टेंट है, तो एरिया बढ़ा देने पे थीटा वही है, देखो जो थीटा यहाँ पे है, तो एरिया बढ़ा देने पर भी फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ा, फाई का फ्लक्स से दिखा रहे हैं। और जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बढ़ा दिया, एरिया उतना ही रहने दिया और थीटा भी कांस्टेंट किया, तो इस स्थिति में तब भी इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ गया। ई और ए वैसे ही रहने दिया, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया और ना ही एरिया बढ़ाया। अब इस स्थिति में हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ई और ए के बीच का एंगल बढ़ रहा है, फ्लक्स घट रहा है। सबसे ज़्यादा फ्लक्स कब था, जब ई और ए के बीच का एंगल क्या था, 0 था। ई और ए के बीच का एंगल 0 था। अब ई और ए को कांस्टेंट रख दो और एरिया क्या करो, एरिया और ई के बीच का एंगल बढ़ाओ। बढ़ाते बढ़ाते जब 90 डिग्री हो गया, बढ़ाते बढ़ाते जब 90 डिग्री हो गया, इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी फ्लक्स काट नहीं रहा है, कोई भी फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है। कहने का मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कस्ट है इस सरफेस के लिए, वो क्या है, 0 है। जब थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करना बंद कर गई, भले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्लक्स है कहाँ का है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0, और जब थीटा की वैल्यू 90 हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। कहने का मतलब एंगल बढ़ने पे फ्लक्स घट रहा है। और किस फंक्शन पर ये बेस्ड होगा, किस फंक्शन पर, तो कॉस थीटा पर, क्योंकि कॉस थीटा में जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब 90 होता है तो वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कहने का मतलब जो फ्लक्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, कॉस थीटा के। जब हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे ए और ई को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। इस हिसाब से जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, ई ए कॉस थीटा।
देखें इसमें जब इन दोनों को कांस्टेंट कर देंगे ए और थीटा को, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई हो जाएगी। जब हम लोग क्या कर दें, ई और थीटा को कांस्टेंट कर दे, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहने का मतलब सेम टू सेम यही सिचुएशन बनने वाला है। इस फ्लक्स का नाम क्या दिया हम लोगों ने, फाई का नाम फ्लक्स रखा। इसी फाई को क्या हम लोग यहाँ पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कर सकते कि नहीं कर सकते। डॉट प्रोडक्ट आया तो यह फाई क्या हुआ, स्केलर की वेक्टर, यह फाई क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। यूनिट अगर पूछें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बार बार कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फाई। अगर इसका यूनिट पूछे तो यूनिट क्या होगा बताइए हमको। यूनिट इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलाम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से फ्लक्स जो होता है डिफाइन होता है किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। और नंबर ऑफ फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है, एरिया पे भी डिपेंड करती है, और ई और ए के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए जहाँ भी डिफरेंशियल लिखना होगा तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू a surface is called electric flux। इतनी बातें तो बेसिक बातें हमको समझ में आ गई है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, उससे कुछ और चीजें क्लियर करेंगे। तो एक बात समझ में आ गया कि फ्लक्स क्यों पढ़ते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया तो सोचो कि फ्लक्स क्यों पढ़ते हैं भाई। फ्लक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से कितनी रिलेटेड है वह बताती, कितनी लिंक है वह बताती है। तो अब इसमें ई ए कॉस थीटा कैसे लिंक करती है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 देते हैं, सबसे सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलाम है, और इनकी जो साइड है वह L और यह साइड मान लेते हैं B है। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो रख देते हैं हम लोग फाई। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 10 है। एरिया कितना है, L इंटू बी है। एरिया इधर के डायरेक्शन में अगर आप ले रहे हैं आउटवर्ड नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल होगा, तो कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या यह सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, क्या है ये गलत है। क्यों गलत है, देखिए हम लोगों ने डिफिनेशन में क्या देखा था, कितना इससे रिलेट कर रही है, कितना कष्ट दे रही है इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कष्ट पूरे में दे रही है, केवल इतने में ही दे रही है, केवल इतने में। लिंकेज कितनी है, लिंकेज केवल आधे से रिलेटेड है, आधे से मतलब है। तो इस स्थिति में फाई इज इक्वल टू ई, और यह वाला ई कितने एरिया में प्रेजेंट है उससे मतलब है। तो कितने में प्रेजेंट है, आधे में प्रेजेंट है। तो यल बी बाई 2 इंटू कॉस 0, यह आंसर करेक्ट है। यह इनकरेक्ट और यह करेक्ट। मतलब एरिया किस वाले एरिया से मतलब है, वह वाला एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर है। तब सरफेस से, इस सरफेस से कितनी फ्लक्स गुजरेगी वह हम लोग बता सकते हैं। तो एरिया इन विच
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, यह स्थिति बनी। अगर आपके पास यह अगड़म बगड़म सरफेस आ जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें क्रॉस कर रही होती है, अब इतने सरफेस से अगर आपको फ्लक्स बताना हो, इस सरफेस से फ्लक्स बताना हो तो कैसे करेंगे? अब हर जगह एरिया का डायरेक्शन एक ही है कि अलग है? यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, आउटवर्ड नॉर्मल रहता है। तो E और A के बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट नहीं है। अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग कैसे निकालेंगे फिर? तो अब इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग देखें छोटा सा एरिया, एकदम छोटा सा एरिया, तो यहाँ पे तो E और A के बीच का एंगल इतने एरिया में कांस्टेंट हो सकता है, तो इतने का फ्लक्स निकल सकता है डी फाई जिसको कह लो। तो E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा जो भी हो, कहने का मतलब डी फाई बराबर ई डॉट डी ए कर सकते हैं। अब टोटल का जोड़ना है तो छोटा सा यहाँ निकाल लिया, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, नागिन लगाना पड़ेगा, और नागिन प्रॉपर लिमिट तक अगर दसा देंगे तो हम लोगों को फ्लक्स मिल जाएगा ई डॉट डी ए वेक्टर। अब ध्यान से देखना, इस बात को हमको सीखना है ई डॉट डी ए क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने पूरी थ्योरी समझा, अब न्यूमेरिकल करेंगे। रियल में यह डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट है। और हम लोग सीखेंगे यहाँ पे फ्लक्स टॉपिक तो पढ़ते ही रहेंगे, और इससे यह भी करेंगे कि कहीं भी अगर डॉट प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग यूज़ कर लेंगे। फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे अगर हम लोग कहें कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे एक्स डॉट डी वाई। अब यह चार जगह पे यूज होगा। कहाँ कहाँ देखो, आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बी डॉट डी ए ही पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशनल फ्लक्स पढ़ेंगे अगर, तो वहाँ पे जी डॉट डी ए पढ़ेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। फिर आगे एक टर्म और पढ़ेंगे हम लोग, एक टर्म और पढ़ेंगे बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल भी पढ़ने वाले हैं। अब हर जगह कहने का मतलब यह सब टर्म पढ़ने वाले, तो सब फॉर्मेट तो एक ही है, डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मेट है सब, है कि नहीं? तो ये स्थिति बनने वाला है। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, सेम टू सेम हम लोगों ने वर्क में पढ़ा था, एफ डॉट डी एक्स वेक्टर। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था पी डॉट डी वी वेक्टर। हालांकि वहाँ पे क्लोज सरफेस लगाने की जरूरत नहीं है, अब इस बात पे डिपेंड करे, लेकिन कई जगह हमको मिल जाएगा कि स्थिति क्या बनने वाली। ऐसे ही करंट डेंसिटी अभी आगे पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे क्या होगा, जे डॉट डी ए। टर्म आप जानिए चाहे मत जानिए, हमारा कहने का मतलब क्या है, हम सिखाएंगे इन सभी को एक साथ। आप यहाँ पे एक जगह मजबूत होइए, हर जगह चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। इसलिए हमारा कहने का मतलब क्या है, आप इस डॉट प्रोडक्ट को समझिएगा, यह कितनी जगह यूज होता है उसको जानिएगा। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल देते हैं आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं कि मान लीजिए आपके पास यह सर्कल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, तो इस सर्कल से फ्लक्स बताइए, फ्लक्स सर्कल से बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, रेडियस आर, ये स्थिति, कितना फ्लक्स आएगा? फाई का फार्मूला ई ए कॉस थीटा, अगर सब कांस्टेंट है तो ई की वैल्यू ई नॉट, एरिया की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस कितना, 0, या फिर ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, एंगल क्या होता है, ए और थीटा के बीच में,
अब इस एरिया का एंगल आपको पता होना चाहिए। एंगल क्या होगा इसका एंगल क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल या भीतर की तरफ। हर एक केस में E और A के बीच का एंगल क्या होगा, 90। तो cos 90 इन कंडीशन में ये क्या होगा, 0। यह गलत है और यह सही है। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि E क्या है, A क्या है और थीटा क्या है। दूसरी स्थिति कुछ भी नहीं। आगे देखिए, अगर आपके पास ये होता, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलाम है और यह एंगल 30 डिग्री होता है और रेडियस जो है 1/√पाई मीटर है, 1/√पाई मीटर है। तो फ्लक्स थ्रू द सर्कल पूछा हुआ है, फ्लक्स थ्रू द सर्कल पूछा हुआ है, सर्कल पूछा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए फाई इज इक्वल टू, फिर से E A cos थीटा लिख दिया। कहाँ से आया E A cos थीटा, इंटीग्रल E डॉट DA के भीतर से आया। एकदम कॉन्सेप्ट हमको अच्छी तरीके से आना चाहिए। फिर उसके बाद E अगर कांस्टेंट, A कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, तो सब बाहर आ जाते हैं। अब E तो लिख लिया हमने, कितना लिखा, 10। एरिया, कितना एरिया लिखिए बताइए, पूरा एरिया कि आधा एरिया, तो आधा एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 1/√पाई, इसका स्क्वायर, पूरा एरिया हुआ पाई आर स्क्वायर, बाई क्या करना पड़ेगा 2, क्योंकि आधे ही एरिया से क्या हुआ, क्रॉस कर रहा है, इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया का डायरेक्शन आउट ऑफ नॉर्मल अगर हम ले रहे हैं इधर की तरफ, तो ए कैप इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो E और A के बीच का एंगल चाहिए, E और A के बीच का एंगल चाहिए। अगर यह एंगल 30 डिग्री है तो यह एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रखना होगा, cos 60, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो 1/√पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई कट जाएगा यहाँ से और ये कितना हो जाएगा, 10/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 4 आ गया, मतलब 2.5 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर आएगा। इस हिसाब से हम लोग कौन सा एरिया, कौन सा एंगल रखना है उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से मन में बैठाए रहेंगे, दिमाग में बैठाए रहेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास क्या है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, बोर्ड स्टैंडर्ड कवर होगा, नीट और जेई साथ में कवर होगा, फिर एडवांस लेवल पे, मतलब हर एक बातों को हम लोग आराम से और प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। बस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखते जाइएगा, हमेशा जितना भी पढ़ना है प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा। सिंपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप होती और एरिया वेक्टर दिया होता आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप, नहीं बस इतना ही होता, ये स्थिति है। तो फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द एरिया, फाइंड फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया, थ्रू गिवन एरिया, यह बताना है आपको। तो फाई की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर E डॉट DA वेक्टर इंटीग्रल के भीतर, लेकिन E कांस्टेंट, A कांस्टेंट, इस कंडीशन में केवल क्या लिखेंगे हम लोग, E डॉट A वेक्टर और E की वैल्यू रख देंगे यहाँ से I प्लस J प्लस 2k कैप डॉट A वेक्टर I कैप माइनस 2j कैप, ये स्थिति हो गया। अब सिंपल I का I के साथ भिड़ंत, J का J के साथ भिड़ंत, सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 तो 1 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट -2 तो -2 आ गया, इसका कोफिशिएंट 2 और इधर k नहीं है, इसका मतलब आप 0k कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0, कहानी खत्म। तो 1 - 2 आएगा, मतलब -1 आ गया न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ये स्थिति बनने वाली है ना।
सिंपल है। अरे डॉट प्रोडक्ट तो ही है, डॉट प्रोडक्ट हमने पहले से किया है, फिर सीख रहे हैं। और भी क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन को कॉपी करके एकदम प्रॉपर तरीके से स्टडी करिए। कोई भी एक किताब उठाइए, कोई भी एक सीट उठाइए, उसको पूरा सॉल्व करिए। आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने के लाइन में एकदम सबसे आगे रहेंगे। जैसे अगर आपके पास हमने पूछा है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू पहला XY प्लेन ऑफ स्क्वायर, ऑफ साइड L, दूसरा YZ प्लेन, साइड L ही है, तीसरा ZX प्लेन। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, यह बताना है ना। तो सिंपल है। पहला देखें, पहला करते हैं XY प्लेन ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड L। कहने का मतलब अगर हमने यहाँ पे x एक्सिस ले लिया, यह y ले लिया, और यह वाला जो लाइन होता है यह वाला z होता है, लेकिन नहीं बना पा रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने z एक्सिस ले लिया। तो XY प्लेन का मतलब क्या होगा, स्क्वायर x में होगा और y में होगा, इसके अलोंग बताना है। दूसरा किसके प्लेन के अलोंग, दूसरा किस में है, YZ के अलोंग। YZ के अलोंग तो मतलब फिर से बनाते हैं, ये क्या हुआ x, ये क्या हुआ आपका y, और ये क्या हो गया z। YZ का मतलब y में लेंथ l होगा, है ना, और z में l होगा। तो ये स्थिति बनी अपनी, इसके अलोंग निकालना है। तीसरा ZX के अलोंग, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, और ये क्या हो गया z। तो ZX के अलोंग तो l लेंथ आप कहाँ पे जाएंगे, x में, और l लेंथ किस में जाएंगे, z में। तो ये जो बना आपका, ये क्या बना, ZX के अलोंग। इन सभी से फ्लक्स बताना है, इन सभी से हम लोगों को फ्लक्स बताना है। तो यहाँ से क्या स्थिति आएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, XY प्लेन में है तो आउटवर्ड नॉर्मल या इनवर्ड नॉर्मल, तो भीतर से बाहर की तरफ ले लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन कितना आएगा, एरिया अगर लिखेंगे तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा अपना, मैग्नीट्यूड L स्क्वायर हो जाएगा, साइड L है तो, और डायरेक्शन क्या हो गया, प्लस K कैप या माइनस K कैप। इसमें अगर हमको एरिया लिखना हो तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, L स्क्वायर ही होगा, लेकिन YZ के प्लेन के लॉन्ग है, मतलब ऐसे है तो आउटर नॉर्मल या तो I कैप या तो माइनस I कैप। तो आप यहाँ पे I कैप ले लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ऐसे ही क्या होगा, ये ZX प्लेन मतलब प्लेन ऐसा है ना, स्क्वायर ऐसा है, तो आउटर नॉर्मल या तो J कैप की तरफ जाएगा या तो माइनस J कैप की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन हमने क्या ले लिया, यहाँ से L स्क्वायर J कैप ले लिया। अब फ्लक्स का बात करें अगर, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E वेक्टर A। सिंपल, वेक्टर E मिल गया हमको, वेक्टर E दिया है उन्होंने, कितना दिया है, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और डॉट A वेक्टर, A वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, L स्क्वायर K कैप। तो यहाँ से K बाकी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, तो फिर प्लस 0 I कैप प्लस 0 J कैप कर सकते हैं आप, है ना। तो जीरो का जीरो के साथ भिड़न जीरो, जीरो का जीरो के साथ भिड़न जीरो, L स्क्वायर का भिड़न 1 के साथ, तो कितना आएगा ये L स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे निकालना होगा, फाई इज इक्वल टू E डॉट A आपको निकालना है अपने से, ऐसे ही फाई इज इक्वल टू E डॉट A अपने से निकालना है। दोस्तों समझ में आई बात हमारी, इसको प्रैक्टिस करिए आराम से, सब कुछ मिल गया है, ईजिली आपको सॉल्व करना है, बस प्रॉपर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ एकदम ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा।
चलिए, कोई क्यूब है आपके पास, यह क्यूब है, साइड इनका एल ले लेते हैं। फेस का नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। यह वाला एक्सिस एक्स एक्सिस, यह वाई, और यह क्या हो गया, जेड एक्सिस। If electric field vector E is equal to E naught I cap, then find out electric flux पहला from each फेस और दूसरा टोटल क्यूब से बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ई नॉट आई कैप कांस्टेंट है, इसका मतलब किधर की तरफ हुआ, एक्स की तरफ। ई नॉट हर जगह, यहाँ भी ई नॉट ऐसे, 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 हर जगह बराबर है। अब इससे फ्लक्स बताना है, केवल ऐसा करने का मतलब ये स्थिति है। ई नॉट आई कैप का मतलब हर जगह है लेकिन एक्स एक्सिस में। तो आपसे हम कहते हैं कि आते हैं इस वाले ए एफ ई डी फेज से, फाई ए एफ ई डी फेज से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर की तरफ है, इंटर कर रही है, तो फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्रॉस कर ही रही है, हमको दिख भी रही है। लेकिन एरिया का डायरेक्शन क्या है, यह क्लोज सरफेस है, तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, इसलिए इधर के डायरेक्शन में हुआ। साइड इनका एल ले लेते हैं क्यूब का, साइड जो है एल है, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, सब कांस्टेंट है, तो ई ए कॉस थीटा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ई ए कॉस थीटा आप आराम से ले सकते हैं। और फिर फाई की वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट। एरिया की वैल्यू कितनी है, इस डायरेक्शन में हुआ ना, इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, एरिया कितना हो जाएगा, यह एल, यह वाला एल, तो कितना हो जाएगा एरिया, एल स्क्वायर क्योंकि सब में प्रेजेंट है, इंटू कॉस 0 कि कॉस 180, ई नॉट इस डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में, तो कॉस 180 होगा, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो फ्लक्स क्या हुआ, माइनस ई नॉट एल स्क्वायर। आपका अगर मन करे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, तो वेक्टर ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट आई कैप है, वह लिख लिया आपने, डॉट ए वेक्टर। तो देखें एरिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, इधर का डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर का डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर का डायरेक्शन ऐसे होगा, हमेशा बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ हमने लिख लिया है ना। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन ले, तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, एल स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है, आई कैप या माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप का मतलब ये स्थिति आया। अब देखो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस ई नॉट एल स्क्वायर आएगा, बतिया इज इक्वल टू एक। सारी चीज़ें सेम हैं, चाहे आप ऐसे समझ के करें, चाहे तो वेक्टर का रूल अप्लाई कर दे डायरेक्ट। अच्छा, दूसरी स्थिति इससे आए, दूसरे से फ्लक्स निकालते हैं, फाई किससे, बी सी एच जी, इससे फ्लक्स निकालते हैं। तो फिर से फार्मूला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होगा, बोलो, ई की वैल्यू ई नॉट, एरिया की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर, कॉस थीटा। देखो एरिया का डायरेक्शन ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह तो इसी डायरेक्शन में है, तो इस बार एरिया और इनके बीच का एंगल कितना हुआ, cos 0, तो आंसर क्या आएगा, प्लस ई नॉट एल स्क्वायर। देखो जब इंटर कर रहा था तो कितना आया था, माइनस ई नॉट एल स्क्वायर, और जब बाहर फ्लक्स निकल रहा था तो प्लस ई नॉट एल स्क्वायर। मतलब फ्लक्स जब इंटर करता है तो नेगेटिव होता है और जब बाहर निकलता है तो पॉजिटिव होता है, ये स्थिति। अच्छा, बाकी से देखते हैं, फ्लक्स इनसे निकालते हैं, सी डी ई एच, फाई सी डी ई एच। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में, इस पूरे सरफेस से,
और एरिया क्या होगा, एरिया का जो डायरेक्शन होगा कैसे होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, इस प्लेन से इधर। तो एंगल कितना होगा, E इंटू एल स्क्वायर इंटू कॉस 90, आंसर क्या आएगा 0। आपको दिख भी रहा कि सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इससे कोई भी उस सरफेस से कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही होगी, इसलिए फार्मूला आंसर 0 दे रहा है। सेम टू सेम कंडीशन इससे भी वही आने वाला है, क्योंकि एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना हुआ 90। तो फाई ए बी जी एच, फाई ए बी जी एफ, जी एफ से भी आंसर वही आने वाला है। सेम टू सेम अगर हम लोग इस फेज को देखें जी एच ई एफ, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल इधर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स में आ रही है, तो एंगल कितना बना 90 बना, तो cos 90 आएगा। तो फिर से इसका आंसर क्या आएगा 0। तो जी एच ई एफ, फाई जी एच ई एफ से भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सेम टू सेम कंडीशन अगर हम लोग बी सी डी ए भीतर वाले फेज को देखें, उसका डायरेक्शन उधर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका मतलब एंगल एरिया में और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए क्या होगा बी सी डी ए या फिर ए बी सी डी से भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ए बी सी डी से आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो सभी फेज से हम लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया, अब निकालना है कहाँ से, हम लोगों को टोटल करना है। तो फाई नेट मतलब सभी क्यूब से बात करें तो किससे किससे हो जाएगा, 6 फेज से, फाई ए बी सी डी प्लस जितना भी आपने लिखा है फाई ए बी सी डी प्लस फाई जी एच ई एफ प्लस फाई ए बी जी एफ प्लस फाई सी डी ई एच प्लस फाई ए एफ ई डी प्लस फाई कौन वाला फेज बी सी एच जी। इनका आंसर तो बेचारों का 0 ही था, बचा ये था और ये था। इसका आंसर क्या है माइनस ई नॉट एल स्क्वायर और इसका आंसर क्या है प्लस ई नॉट एल स्क्वायर, तो मिला जुला के पूरा आंसर क्या आएगा 0। यह जो हम लोगों ने फ्लक्स निकाला है वो सभी सरफेस को अलग अलग जोड़ा हुआ है, सभी सरफेस मतलब टोटल क्लोज सरफेस के द्वारा हम लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया। तो टोटल क्लोज सरफेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो क्या है 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी इंटर कर रही है उतनी ही क्या हो रही है बाहर निकल रही है, जितनी इंटर कर रही है। तो इंटर करते समय जब हम नेगेटिव ले रहे हैं तो बाहर जाते समय क्या हुआ पॉजिटिव हुआ, तो जितना माइनस में इंटर किया उतना ही प्लस में बाहर गया, इसलिए नेट क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया। मान लीजिए कि इसी सवाल में E इज इक्वल टू क्या दिया होता, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप दिया होता। E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, यह स्थिति दिया हुआ है और क्यूब वही है, साइड क्या है क्यूब का L है, साइड इनका L है, Y X और Z, ये स्थिति है। नाम देते हैं A B C D E F G H, ऐसा हम लोगों ने नामकरण कर दिया इसका। सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू ईच फेज, find out flux through each phase, और दूसरा क्या करना है total flux from cube। flux is only defined for surface not for volume, पहले समझ में आना चाहिए। मतलब केवल सरफेस को हम लोग जोड़ेंगे, पूरे वॉल्यूम से मतलब नहीं। तो सरफेस से अगर बात करें तो फिर से देखो, चाहो तो वेक्टर वाला फॉर्मेट यूज करो,
चाहे तो डायरेक्ट समझो। ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है उसको इमेजिन करते हैं। ई नॉट आई कैप, यहाँ पे चलो 2 ई नॉट कर लेते हैं। ई नॉट एक्स एक्सिस में है और 2 ई नॉट वाई एक्सिस में। तो इस बार एक्स वाला भी क्रॉस करेगा और वाई वाला भी क्रॉस करेगा, लेकिन जेड वाला सरफेस से क्रॉसिंग नहीं होगी। अभी आपको दिखना भी चाहिए, अभी सॉल्यूशन से करेंगे भी उसको, है ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोगों के पास पहला फेज फिर से ए डी ई एस लेते हैं, फाई ए डी ई एस लेते हैं, तो ई कांस्टेंट है तो ई डॉट ए कर सकते हैं यहाँ से सीधे। ई की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। सबका आउटवर्ड नॉर्मल होगा, ये वाली बात ही तो हमको पहले ही से क्लियर है हम सभी को। आउटवर्ड नॉर्मल, और इधर भी क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल, उधर भी आउटवर्ड नॉर्मल। अब स्थिति क्या बनी? फाई ई डॉट ए कर लेंगे, और ई डॉट ए करते समय ई की वैल्यू कितनी है बताइए? ई की वैल्यू ई नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप डॉट इस फेस का एरिया एल स्क्वायर, लेकिन इस डायरेक्शन में है तो इधर प्लस आई होता है, इधर क्या होता है? माइनस आई। यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर आई कैप कर सकते हैं हम लोग। तो आई का विडन केवल आई के साथ होगा, जे के साथ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर क्या आएगा? माइनस ई नॉट एल स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी इमेजिन कर सकते हैं कि इधर कौन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है? केवल ई नॉट वाला कर रहा है, 2 ई नॉट वाला नहीं कर रहा है, इसलिए केवल फ्लक्स ई नॉट की वजह से आ रहा है। सेम टू सेम कंडीशन किसी की वजह से, अगर हम लोग फाई बी सी एफ जी निकालें, बी सी एफ जी निकालें, तो वहाँ पे भी ई डॉट ए वेक्टर आएगा, और ई डॉट ए वेक्टर यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन किधर आएगा? एरिया जो होगा वह एल स्क्वायर, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस आई कैप आएगा। इस स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हम लोग का ई नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप, और एरिया कितना हो गया? एल स्क्वायर आई कैप। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये ई नॉट एल स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा बात तो पूरी तरीके से क्लियर होगी, है ना। सेम टू सेम आते हैं इस पे सी डी ई एफ। फाई सी डी ई एफ से फ्लक्स निकालते हैं, तो यहाँ से सी डी ई एफ निकालें, तो फिर से आप चाहें तो देखो, यहाँ देखो एक्स वाला क्रॉस कर रहा है क्या? ई नॉट आई कैप। ये वाला क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं, केवल कौन क्रॉस कर रहा है? 2 ई नॉट। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हैं आप सीधे कि एरिया का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? 2 ई नॉट। तो फाई की वैल्यू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई जो इसमें प्रेजेंट है वह 2 ई नॉट प्रेजेंट है, 2 ई नॉट जे कैप के डायरेक्शन में, और एरिया कितना है यहाँ पे? एल स्क्वायर, और इंटू क्या हो गया? कॉस 0। तो आंसर कितना आएगा? 2 ई नॉट एल स्क्वायर आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे लेते हैं ए बी जी एच से। फाई ए बी जी एच से लेते हैं। चलो इसमें वेक्टर वाला रूल लगाते हैं, ई डॉट ए कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से जब ई डॉट ए करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी है? वो तो हर जगह प्रेजेंट है, रख लो आराम से। ई नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप। वेक्टर ऐसा चीज़ है जो सोचने के लिए ज़रूरत नहीं करता, केवल कहता है आओ फार्मूला पे रखो। वेक्टर इतनी आसान चीज़ है। डॉट ए वेक्टर, देखो एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? ये एरिया जो होगा वेक्टर ए, इसमें एल स्क्वायर मैग्नीट्यूड, लेकिन नीचे की तरफ है, इसलिए क्या होगा? माइनस जे कैप। इसलिए यहाँ क्या होगा? माइनस एल स्क्वायर जे कैप। लेकिन ध्यान रखो जे डॉट आई 0 होता है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आंसर क्या आएगा? माइनस 2 ई नॉट एल स्क्वायर। इनसे कोई भी फ्लक्स गुजरेगा क्या? कौन वाला फेज से आते हैं? ई एफ जी एच। फाई ई एफ जी एच फेज से आते हैं, तो एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल के कैप के डायरेक्शन में होगा। रख लेते हैं सीधे वेक्टर ई डॉट ए वेक्टर ई डॉट ए। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू कितनी है हम लोग की? ई नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप इंटू एल स्क्वायर के कैप। मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि एरिया क्या है? एल, इसका एरिया क्या है? साइड एल, तो एल स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में है तो एल स्क्वायर के कैप। तो इस स्थिति में एल स्क्वायर चूंकि इधर कहीं भी के नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 0। लॉजिकल सोच सकते थे आप, लॉजिकल सोच सकते थे कि स्थिति क्या थी यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में है और वाई में, जेड में तो कोई क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो जेड वाला जो सरफेस होगा उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। अगर यहाँ पे हम लोग और बढ़ा देंगे, अगले सवाल में देंगे, तब क्या आंसर आएगा? आपको सोचना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा।
सेम टू सेम कंडीशन इस वाले फेस सी डी ए बी, मतलब ए बी सी डी से निकालते हैं, फाई ए बी सी डी, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इस हिसाब से सभी फेसेस के द्वारा कि सभी फेसेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो हम लोगों ने काउंट कर लिया। अब निकालना है हम लोगों को क्या? टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो फाई टोटल की वैल्यू कितनी आएगी हम लोगों की? फाई टोटल सबको ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करिए, देखिए सबको ऐड करेंगे तो माइनस ई नॉट एल स्क्वायर प्लस ई नॉट एल स्क्वायर, कहानी खत्म गायब। 2 ई नॉट एल स्क्वायर माइनस 2 ई नॉट एल स्क्वायर, कहानी खत्म गायब। और 0 0, तो सबको अगर हम लोग जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सबको अगर हम लोग जोड़ दें तो 0 आएगा। क्यों 0 आया? क्योंकि x में जितना एंटर कर रहा था उतना ही x में बाहर निकल रहा था, y में जितना एंटर कर रहा था उतना ही y में बाहर निकल रहा था, z में कोई एंटर नहीं कर रहा था, इसलिए आंसर क्या आया? 0 आया। आप अगला क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे अगर e की वैल्यू हमने क्या लिख दिया? ई नॉट आई कैप प्लस 2 ई नॉट जे कैप प्लस 4 ई नॉट के कैप, तब आंसर बताइए कि टोटल फ्लक्स क्या आने वाला है। इस बार जेड में क्रॉस होगा कि नहीं होगा? तो समझ में आ गया होगा, अगर ध्यान से देखे होगे तो जेड में क्रॉस होगा, इसलिए बोल रहे हैं पेशेंस से अगर देखेंगे तो लेंदी क्वेश्चन जो होगा वो इजी हो जाएगा, और एक बार समझेंगे कभी भी दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिकॉलिंग की जरूरत पड़ेगी। रिकॉल का मतलब रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बार बार नए के जैसा नहीं दिखेगा आपको, अगर सही से प्रैक्टिस कर लिया तो ध्यान से देखें। अगर इस वाले आंसर को देखें तो उसमें भी नेट फ्लक्स क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि हर एक प्लेन से जितना गुजरेगा एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, इसलिए नेट आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू क्लोज सरफेस फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट दैट सरफेस इज ऑलवेज 0। समझ में आया? इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा सवाल लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता, आपके पास ये क्यूब है, यह ओरिजिन है, यह जेड एक्सिस और यह एक्स एक्सिस। यहाँ से डिस्टेंस इनका जो है वो एल है, और यह डिस्टेंस, यह साइड भी क्या है? एल है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स क्यूब है, ई नॉट एक्स क्यूब है, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नाम देते हैं A B C D E F G H। ये स्थिति है। बताना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फ्लक्स थ्रू द क्यूब, सभी से बताना है फ्लक्स क्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से करना क्या है, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और करते हैं। वेक्टर है तो आई कैप लिखना पड़ेगा। आई कैप का मतलब किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है, इधर की तरफ। ये स्थिति है। अब अगर हमने आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल ही कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेरिएबल है, लेकिन किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे ओरिजिन से बढ़ेगा, दूर जाएंगे, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन वाई में चेंज नहीं होगा।
वाई में वेरिएबल नहीं है, जेड में वेरिएबल नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे अगर 0 है x बराबर 0 करने पे तो यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे अगर बढ़ के 1 आ गया तो हर सरफेस पे y में 1 ही रहेगा, x में बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 2 यूनिट हो गया तो यहाँ भी क्या रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन x में बढ़ेगा और हर जगह 2 ही रहेगा, क्योंकि वेरिएशन किस में दे रहा है, केवल x में। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आएगी, पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वह वेरिएबल नहीं रहने वाली, जो भी आए यहाँ से। तो एक बात तो क्लियर हो गई, समझ में आया। तो देखते हैं फाई ए डी ई एच से फ्लक्स निकालते हैं। फाई ए डी ई एच से फ्लक्स निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, चूंकि इसमें यूनिफॉर्म है, इस वाले एरिया के लिए, इस ए एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ई ए कॉस थीटा कर ले रहे हैं। अगले सवाल में अभी देंगे जब किसी एक सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल रहेगी, तब आंसर क्या आएगा। तो ई की वैल्यू अब चाहिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू, इस सरफेस के लिए x इज इक्वल टू, क्योंकि यह x दूरी पे तो है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, लेकिन कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू एल पे, e इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई नॉट एल क्यूब। और यहाँ का साइड अगर l है तो यह l और यह l, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो तो आई कैप के डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 180, तो कितना हो जाएगा ये cos 180, cos 180 की वैल्यू -1, तो आंसर कितना आया, माइनस ई नॉट एल टू दी पावर 5, यह आंसर आया। अब आते हैं किसमें, बी सी एफ जी के लिए। भाई बी सी एफ जी के लिए आते हैं, तो स्थिति क्या बनेगी फिर से, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे कांस्टेंट है कि नहीं है, इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन केवल x में है, y में नहीं है। तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे किधर की तरफ है, इसी डायरेक्शन में है, मतलब एंगल क्या हुआ 0, लेकिन E की वैल्यू कितनी है, ई नॉट एक्स क्यूब, और यहाँ पे x की वैल्यू ओरिजिन से कितनी दूरी पे हो गए हैं, L और L 2L हो गए हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ई नॉट एक्स जगह पे 2L का क्यूब, और A की वैल्यू कितनी है, एरिया, तो साइड L है, इसका मतलब क्या होगा, ये L स्क्वायर और क्या हो जाएगा cos 0, तो ई नॉट 2L क्यूब का मतलब 2 कितना हो गया, 8L क्यूब इंटू L स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 8 ई नॉट L टू दी पावर 5। बाकी अगर हम लोग इनसे पूछें, भाई सी डी ई एफ फ्लक्स इनसे निकालें, भाई सी डी ई एफ इससे फ्लक्स निकालना चाहते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से अगर फ्लक्स निकाले तो स्थिति क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे आप इधर जाएंगे वेरिएबल है, जेड में कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, लेकिन एक्स में तो वेरिएबल है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, जेड के अलॉन्ग कांस्टेंट लेकिन एक्स के अलॉन्ग वेरिएबल। फिर अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे कांस्टेंट नहीं है तब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, थीटा की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, यहाँ थीटा की वैल्यू तो एरिया आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो भले वेरी कर रहा हो cos 90 के लिए आंसर क्या आने वाला है 0, cos 90 के लिए आंसर क्या आएगा 0, कहने का मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, समझ में आया। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में वेरिएबल है, लेकिन थीटा की वैल्यू 90 है, इसलिए फ्लक्स क्या आएगा 0, कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इससे भी कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, भाई ए बी जी एच से भी नहीं गुजरेगा, ए बी जी एच से भी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। सिमिलरली इस वाले फेज से भी नहीं गुजरेगा, एफ जी एच ई या ई एफ जी एच से भी नहीं गुजरेगा, भाई ई एफ जी एच से भी नहीं गुजरेगा, क्यों, क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हुआ 90। सेम टू सेम कंडीशन भीतर की तरफ ए बी सी डी, भाई ए बी सी डी से भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो सभी से मिल गया। तो टोटल फ्लक्स चाहिए हमको, टोटल फ्लक्स बताना है आपको, तो टोटल फ्लक्स बताइए आप, है ना। तो फाई टोटल अगर करेंगे तो ऐड करेंगे सबको, पूरे सरफेस से जितना भी फ्लक्स गुजर रहा है सबको ऐड करेंगे, वॉल्यूम का नहीं, केवल किसको ऐड करेंगे, सरफेस पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्लक्स हमेशा किसको डिफाइन कर रहा है, किसी सरफेस से गुजरने वाली फील्ड लाइन को गुजर रहा है, बता रहा है ना।
तो अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए हमको, फाई टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, फाई टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको और इसको ऐड करिए, यह माइनस ई नॉट एल स्क्वायर हुआ, इतना आया, तो कितना आया प्लस 7 ई नॉट एल के पावर 5। यह तो जीरो नहीं है भाई, यह जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती तो 100% जीरो आती, क्योंकि यहाँ के लेफ्ट वाले सरफेस इतना गुजर रही थी उतना राइट से गुजरती। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो नहीं है। अगर सरफेस पे यहाँ पे क्या था, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, अगर वेरिएबल होता तो क्या होता है ना, वेरिएबल होता तो क्या होता, उसको सॉल्व करते हैं। आप इसी सवाल को करिएगा अभी, E इज इक्वल टू जब ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस ई नॉट वाई जे कैप होता, इसको सॉल्व करिएगा कि आंसर क्या आएगा। आंसर आ जाएगा। अभी हम समझा रहे हैं कि इसको वेरिएबल से, दूसरे क्वेश्चन से समझा रहे हैं। इरोडो का प्रॉब्लम है ये। मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है और यहाँ पे एक रिंग रखा हुआ है जिसका रेडियस r है और इस पे हर जगह चार्ज प्लस 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 यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है वह कांस्टेंट है। यह स्थिति है। फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग। फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग। फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग यह निकालना है आपको। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, किसी सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पर वेरी करती है और एक इस डायरेक्शन में जाता है, एक इस डायरेक्शन में, इधर भी अवे और रॉड ऐसे जा रहा था उससे अवे, इधर भी k लैम्डा बाई r आता है, इधर भी k लैम्डा बाई r आता है। मतलब r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेरी करेगी। तो यहाँ पे अगर देखें, इस रिंग से बात करें या डिस्क से बात करें, जो भी है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखें हम लोग, यहाँ से अगर r दूरी पर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रॉड से अवे इस डायरेक्शन में होगी और एक रॉड इधर है तो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ वाला जो इस लाइन वाला होगा उससे कोई फ्लक्स क्रॉस करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एरिया क्या होगा, एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगा। पैरेलल जो होगी, प्लेन के पैरेलल होगी, वह फ्लक्स क्रॉस नहीं कराएगा। लेकिन यह वाला तो फ्लक्स क्रॉस करेगा, इस वाली लाइन की वजह से, फील्ड लाइन की वजह से क्रॉस करेगी, फ्लक्स निकलेगी। अब तो जो इस प्लेन के पैरेलल है उससे फ्लक्स काउंट नहीं करना, लेकिन जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उससे तो फ्लक्स काउंट करना है। एक्स और वाई मान लेते हैं कि जो ई एक्स मिलेगा और ई वाई मिलेगा, तो सारा ई वाई का फ्लक्स क्रॉस नहीं करेगा लेकिन ई एक्स का क्रॉस करेगा। अब दिक्कत ये है कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इस पूरे सर्कल के लिए आर की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, हर जगह अलग आने वाला है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए वह देखते हैं। हमको पता है ये जो रिंग के भीतर एरिया है या जो डिस्क के भीतर एरिया है, यहाँ पे अगर r रेडियस पर जाए और एक dr का एलिमेंट ले, dr का एक रिंग का एलिमेंट ले, इसमें अगर देखें तो इस सभी, इसकी जो मोटाई है वो dr ले लेते हैं, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा इधर इस सरफेस से, छोटे से पॉइंट से, इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं r पे जाकर के dr का। अब इस dr से, क्योंकि इस पूरे सरकमफ्रेंस पे हर जगह डिस्टेंस सेम होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरकमफ्रेंस पे कांस्टेंट होगी और एरिया का डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा। यह डी ए, डी ए की वैल्यू कितनी आएगी बताइए हमको। अगर इनका रेडियस आर है तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर और मोटाई डी आर, तो डी आर। इस वाले एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगी और एंगल भी हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि एरिया आउटवर्ड नॉर्मल ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ, इसलिए एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कहने का मतलब इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है डी फाई अगर ले तो E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ये जो स्थिति थी, E की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, कितना है, के लेमडा बाई आर, आर दूरी पर, और डी ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई आर इंटू डी आर, इंटू थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस जीरो हो गई, और आर से आर क्या हो गया, कट गया। के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू डी आर, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, यह तो डी फाई की वैल्यू आई। ऐसे ही सभी रिंग को हम लोग देखते हैं, यहाँ के छोटे से एलिमेंट को देखते हैं, यहाँ के छोटे छोटे कहाँ तक चले जाए, आर तक। पूरा फ्लक्स अगर काउंट करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के कहाँ तक, कैपिटल आर तक। तो अब यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया और इंटीग्रेशन कितना आया डी आर का, डी आर। अच्छा यहाँ पे लेमडा भी है ना, लेमडा कहाँ छोड़ दे रहे हैं हम लोग भाई, लेमडा, तो लेमडा बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से डी आर का इंटीग्रेशन कितना आएगा आर, और आर कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक। तो एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जीरो, कहने का मतलब लेमडा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा। इस हिसाब से इसमें हर पूरे एरिया में, पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं भी थी तब भी हम लोग काउंट कर लिए। तो पिछले वाले सवाल को जो हमने दिया हुआ है होमवर्क के लिए, उसको आप ट्राई करिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक आपके पास पॉट है, घड़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जे कैप, ये स्थिति दिया हुआ है। वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जे कैप, और यह रेडियस आर है। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू इरेगुलर सरफेस, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू पहला लेते हैं माउथ, मतलब इससे, दूसरा इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस, तो अगर यहां से हमको निकालना हो, इससे निकालते पहले। E इज इक्वल टू ई नॉट है इस वाले सरफेस से, माउथ से, हाई माउथ। अगर यहां से निकालें तो एरिया का, क्लोज सरफेस है तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ए कैप इधर की तरफ होगी, ए कैप इस डायरेक्शन में होगी। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि सब कांस्टेंट है। ई की वैल्यू ई नॉट, एरिया का डायरेक्शन किधर की तरफ है, उधर की तरफ, कितना एरिया में प्रेजेंट है, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस कितना होगा 180। तो आंसर क्या आया, माइनस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इस इरेगुलर सरफेस से निकालना है अगर हम लोगों को, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि यहाँ का एरिया अलग, यहाँ का डायरेक्शन अलग, यहाँ का डायरेक्शन अलग, हर जगह का डायरेक्शन तो अलग अलग हो रहा है। तो ई डॉट डी ए करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, छोटा सा निकल करके, बहुत कठिन बात हो जाएगी। उसको आसान करने का सिंपल तरीका है, देखो क्लोज सरफेस है, अगर अभी हमने बताया क्लोज सरफेस है तो फाई टोटल जो होता है,
फाई टोटल जो होता है वो तो 0 होता है। फाई टोटल का मतलब क्या होगा, फाई माउथ प्लस फाई इरेगुलर सरफेस। तो फाई इरेगुलर की वैल्यू जो आएगी क्या हुआ, माइनस फाई माउथ कर सकते कि नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं। और फाई माउथ की वैल्यू आपने निकाला है यहाँ से, माइनस ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस गुणा अगर करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर। इस हिसाब से इससे बड़े आसानी से हम लोग फ्लक्स निकाल लेंगे। अगर वही हम लोग ई डॉट डी ए हर जगह सरफेस का करते तो बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। कहने का मतलब अगर ऐसा सवाल आया आपसे पूछा जाए तो आप इसका निकाल करके उसमें से माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा। कहने का मतलब हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ सीखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट एरिया क्या बनने वाला है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। देखो इसको पूरा अगर हम लोग मिलाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग यही मिलने वाला है। तो उस हिसाब से क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक एग्जांपल और देते हैं, समझ में आएगा अभी। इतनी बातें तो हमको समझ में आना चाहिए पहले कि इरेगुलर सरफेस का अगर निकालना है तो जुगाड़ जरूर ढूंढेंगे, जुगाड़ लगाएंगे यहाँ पे कैसे करना है हमको। मान लीजिए आपके पास, अच्छा और सवाल थोड़ा सा कर लेते हैं सिलेंडर के लिए। यही देख लीजिए, यह स्फीयर है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, आर है। और सेम कंडीशन और लेते हैं, यहां भी रेडियस क्या है, आर, और यहां भी वही लेते हैं, रेडियस आर कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पैरेलल टू बेस है हेमीस्फीयर के और कांस्टेंट है। कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम दिखा नहीं देंगे, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। ई नॉट, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में है। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस सबसे निकालना है हम लोगों को, फ्लक्स निकालना है ना। तो स्थिति क्या बनेगी उसको देखते हैं। अगर आपके पास यह बन रहा है पहले वाले केस में, तो जितना इंटर कर रहा है उतना क्या हो रहा है, निकल रहा है। लिख लीजिए, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। जितना इंटर कर रहा है उतना निकलेगा, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, हेमिस्फेरिकल सरफेस है 0 आएगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर देखें हम लोग, इसमें अगर देखें तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से काउंट करना है। तो चूंकि ई नॉट ऐसे है लेकिन एरिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है रेडियल डायरेक्शन में, तो क्या हर जगह पे ई और ए का बीच का एंगल क्या है, सेम है क्या। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे ई और ए के बीच का एंगल सेम हो गया, लेकिन हर जगह पूरी सरफेस पे सेम नहीं है। तो ई डॉट डी ए जो फ्लक्स का फार्मूला है, ई डॉट डी ए अगर हम लोग करेंगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन हमको एक बात पता है यहाँ से कि इस सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर यह क्लोज सरफेस पूरा होता तो एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ होता और ई इधर की तरफ है। तो इस वाले फेस से फाई फ्लैट फेस जो है, फ्लैट से जो दिख रहा है हम लोगों को, उससे क्या होगा, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई की वैल्यू ई नॉट, एरिया की वैल्यू कितनी है
पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस कितना होगा 180, क्या आएगा ये माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। तो फाई टोटल की वैल्यू ये आ गई। तो जब फाई टोटल की वैल्यू ये आ गई तो स्थिति क्या बनेगी अपनी, इससे निकालते हैं फाई कर्व, फाई फ्लैट की वैल्यू आई तो फाई कर्व प्लस फाई फ्लैट मिला के फाई टोटल होगा बराबर 0 आंसर आना चाहिए, क्योंकि जितना एंटर करेगा उतना निकलेगा। तो फाई कर्व की वैल्यू कितनी आने वाली, फाई कर्व की वैल्यू कितनी आएगी माइनस फाई फ्लैट। तो माइनस माइनस पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह ई नॉट पाई आर स्क्वायर, यह स्थिति बनेगी। तो जब ऐसा सरफेस आए, एक प्रोसेस ये हो गया, या तो इसको डायरेक्ट आप चपटा कर दीजिए, डायरेक्ट चपटा कर दीजिए। जैसे ही आप इसको चपटा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर को जैसे ही चपटा करेंगे, इसको चपटा कर दिए तो यह डिस्क बन जाएगा। यह पूरा सरफेस एक डिस्क बन गया। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट एरिया होगा, जो ये जिगजैग कंडीशन में है, सॉल्व करने में मुश्किल है, उसको अगर हमको सिंपल बनाना हो, इजी बनाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, चपटा कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इसका इक्विवेलेंट एरिया मिल जाता है हमको, फ्लक्स निकालने में आसानी हो जाती है। तो इसको चपटा करेंगे तो डिस्क बनेगा, तो ये फ्लक्स निकालने में बहुत आसानी है। तो ये पूरा स्फीयर के डायरेक्शन में अगर हमने चपटा किया तो इसका क्या आंसर आएगा, ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा। अब हेमिस्फीयर का हमको एरिया नहीं लेना है, हमको जब चपटा किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका इक्विवेलेंट एरिया ये आया, तो पाई आर स्क्वायर आंसर आ गया। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसका बड़ा यूज होगा, है ना। अभी निकालते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। इसमें आइए, अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल डायरेक्शन में है ऐसे, और एरिया का भी डायरेक्शन हमको पता है बाहर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह बाहर की तरफ। तो ई और ए के बीच का एंगल हर जगह क्या है, यहाँ भी ई नॉट ऐसे ही है और एरिया भी ऐसे है। तो हर जगह पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 है। तो यहाँ पे फाई बराबर ई डॉट ए करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ई की वैल्यू ई नॉट है और एरिया की वैल्यू कितनी है, पूरी हेमिस्फीयर है कि पूरी स्फीयर है कि हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर तो पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस कितना होगा 0, क्योंकि हर जगह ई और ए के बीच का एंगल 0 है, इसलिए आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2 ई नॉट पाई आर स्क्वायर आ गया। इसको ध्यान से बैठाइएगा कि यह जो सरफेस है हेमिस्फेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक डिस्क ही है, इसका इक्विवेलेंट एरिया डिस्क ही है। तो उससे हमको बड़ा आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने में। जैसे देखिए अभी करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई कोन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, और सेम कंडीशन यहां भी है, कोन वही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये स्थिति, रेडियस इनका r है और ये हाइट क्या है h, दोनों का सेम कंडीशन e और h। तो इस कर्व पार्ट से फ्लक्स कितना होगा, फाई कर्व वाला पार्ट, इसको आप चिपटा कर दीजिए सीधे, तो हमको मिलेगा क्या, ये एग्जैक्ट एक इस डिस्क के जैसा मिलेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लक्स निकालने के लिए जो अपना पिछला कॉन्सेप्ट वाला अगर हम लोग पार्ट पूरा करें, जॉब यूज़ करें, तो ये क्या मिलेगा हमको, एक डिस्क मिल जाएगा। और जब यह एक डिस्क मिल जाएगा, सिंपल एक डिस्क बनेगा जिसका रेडियस क्या रहेगा, r रहेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स एरिया क्या हो जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, या तो आप इसको निकालिए फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका प्लस इसका 0 रहेगा, तो जितना ये प्लस आएगा उतना ये माइनस आएगा, तब भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर यही कॉन्सेप्ट यूज करें हम लोग, रेगुलर सरफेस वाला निकालें,
इक्विवेलेंट एरिया निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब हमको कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम कोन, आउट फ्रॉम कोन अगर करना हो तब क्या स्थिति आएगी। तो देखें, ये अगर हम लोग कोन को देखें तो उसका कोई सेक्शन ले, सरफेस ले अगर, तो कैसा मिलने वाला है, ट्रायंगुलर मिलने वाला है। तो इसका जो इक्विवेलेंट एरिया आएगा फ्लक्स निकालने के लिए वह यह ट्रायंगुलर सरफेस मिलेगा। अब इससे हम लोग फ्लक्स बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो एक है बाहर की तरफ और यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r और ये हाइट कितना है h। तो फाई की वैल्यू क्या जाएगी, सीधे हमको केवल इस वाले सरफेस से अगर हम लोग निकाल दें तो आंसर वही आएगा जो पूरे कोन से निकलने वाला है। केवल हमको इस पार्ट से निकाल देना है। तो फाई की वैल्यू E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ई की वैल्यू E0 इंटू एरिया कितना आएगा ट्राइंगल का हाफ बेस 2r इंटू हाइट h इंटू कॉस 0 हो गया। तो कितना 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा E0RH। यह फ्लक्स बाहर जा रहा होगा तो इंटर जो कर रहा होगा माइनस में आएगा। ये स्थिति हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। और समझने के लिए अब और भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। मान लीजिए आपके पास कंडीशन बन रहा है दूसरा, सिलेंडर आ गया, सपोज करिए सिलेंडर ले लेते हैं। अगर सिलेंडर लेंगे इस डायरेक्शन से अगर इंटर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा फ्लक्स निकालते समय आपको। फाई इज इक्वल टू जो इन करेगा एरिया आउटवर्ड नॉर्मल होगा तो हमको पता है माइनस E0 पाई आर स्क्वायर आएगा और जो निकलेगा प्लस E0 पाई आर स्क्वायर आएगा। इसका तो कोई बात ही नहीं कर रहे हम लोग, नहीं तो कर ही लेते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं सिलेंडर के लिए पूरा। अगर ये स्थिति बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 आई कैप बन रहा है, तो 1 से निकालिए, 2 से निकालिए और कर्व सरफेस से निकालिए 3 से। तो निकालने में कोई दिक्कत आएगा आपको? एकदम नहीं आएगा। रेडियस इनका लेंथ L ले लीजिए और रेडियस क्या है R। इधर आउट ऑफ नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, एक है इसका डायरेक्शन क्या होगा आउट ऑफ नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, इधर आउट ऑफ नॉर्मल ऐसे जाएगा। तो 1 से अगर निकालना हो तो क्या आएगा, ये E a cos थीटा आएगा और E की वैल्यू E0 और एरिया कितना आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे पाई आर स्क्वायर में है, इनटू कॉस ई की वैल्यू इधर की तरफ है एक्स में और ये इधर की तरफ, तो कॉस 180 तो क्या आ गया माइनस E0 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही 2 के लिए अगर बात करें 2 वाले से तो कितना आएगा आंसर, 2 वाले से कितना आंसर आएगा E0 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है तो क्या आ जाएगा cos 0, तो आंसर कितना आया E0 पाई आर स्क्वायर। अच्छा कर्व सरफेस से पूछिए, अगर कर्व सरफेस से फ्लक्स बताओ इस वाले से, तो E0 की वैल्यू ऐसे है और एंगल ऐसे। यहाँ भी अगर देखेंगे तो ये स्थिति मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो A ऐसे होगा E ऐसे होगा, तो हर समय एंगल क्या रहेगा, एंगल क्या रहेगा उसमें cos 90, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा नेट फ्लक्स पूछे तब भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये स्थिति तो हम लोग पहले ही जानते हैं, जानते कि नहीं जानते, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। एक क्वेश्चन इसका और लेते हैं NCERT का। ये स्थिति है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है क्या, E0 आई कैप है जब x इज मोर देन 0 और माइनस E0 आई कैप है जब x लेस देन 0, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है बीच में। टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ L है, ये ओरिजिन है। x कहाँ से डिस्टेंस है, x इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये लिखा हुआ है।
फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू 1 and 2 एंड कर्व सरफेस। अभी भी कोई दिक्कत है आपको निकालने में? चलो एक बार ट्राई करते हैं। फाई 1 बताना है। ई कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है। एक्स इज मोर देन 0 पे ई इधर की तरफ है, एक्स में मतलब इधर की तरफ ई नॉट है, और एरिया का डायरेक्शन भी इधर की तरफ होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। इधर एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। लेकिन ई की वैल्यू जब लेस देन जीरो का मतलब ओरिजिन से इधर जाए तो माइनस ई नॉट आई का मतलब इधर की तरफ ई नॉट है, ये स्थिति है। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए फ्लक्स 1 वाले सरफेस से, तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा होगा। E की वैल्यू क्या है? ई नॉट। एरिया की वैल्यू कितनी है? अगर यह रेडियस आर है तो ई नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस बार E भी इधर की तरफ हो, ये भी इधर की तरफ, तो आंसर क्या आएगा? ई नॉट पाई आर स्क्वायर। फाई 2 अगर पूछेंगे तो फाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? फाई 2 की वैल्यू 2 वाले फ्लक्स से E भी इधर की तरफ, ए भी इधर की तरफ, तो क्या आएगा? फिर से ये ए कॉस थीटा, E की वैल्यू कितनी हो गई? ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 हो गया, तो आंसर फिर से क्या हो गया? ई नॉट पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर देखें हम लोग, ये स्थिति ऐसे है और ये ऐसे है, तो एंगल कितना हुआ? cos 90। तो फाई की वैल्यू कर्व सरफेस से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, cos 90। फाई टोटल कोई पूछे तो इस बार 0 है क्या? फाई टोटल 0 नहीं है, 2 ई नॉट पाई आर स्क्वायर आएगा। क्यों 0 नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? क्यों 0 नहीं है भाई? इसलिए 0 नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। सवाल छूट रहा था इसलिए हमने उसको आगे करा दिया। अभी बताना क्या था हमको? इक्विवेलेंट एरिया का कॉन्सेप्ट। देखो इसमें हम लोग एक्स वेरिएबल भी ले सकते हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, उसको आप जरूर निकाल लीजिएगा कि अगर यहाँ पे ई नॉट एक्स स्क्वायर कर दे और यहाँ पे ई नॉट एक्स कर दे, तब सॉल्व करके बताइएगा हमको। क्वेश्चन क्या है? सेम रहेगा, बस यहाँ पे ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप और यहाँ पे ई नॉट एक्स आई कैप हो जाएगा। सिलेंडर यही क्या हो गया? इस बार ऐसे हो गया। इस बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। कितना फ्लक्स आउट गोइंग हो रहा है? फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम सिलेंडर। रेडियस इनका r है और हाइट क्या है? h। हाइट क्या है? h। अब अगर हम लोग इसको क्या करें, आप अगर इमर्जिंग आउट की बात करें तो ये सिलेंडर का ये पार्ट दिखा रहे हैं। सिलेंडर जो है ये कुछ ऐसा है, अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स में देखो एरिया का डायरेक्शन इधर तो ऐसे होगा, लेकिन इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे आएगा, इधर ऐसे आएगा, और ई ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर ई डॉट ए करेंगे तो एंगल हमेशा वेरिएबल रहेगा और बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। लेकिन अगर इसका इक्विवेलेंट एरिया लिखें, इसको अगर हम लोग देखें, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखें और इसको चपटा कर दें, तो हमको क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल मिलेगा। इसका यह लेंथ कितना होगा? 2r और ये h होगा। अब केवल इससे अगर हम लोग फ्लक्स निकाल दे रहे हैं तो जितना सिलेंडर से बाहर जा रहा है उससे फ्लक्स मिल जाएगा हमको। यह क्या हो गया? हमारा a कैप हो गया। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई a cos थीटा। अब इससे e और a के बीच का एंगल कांस्टेंट हो गया। e की वैल्यू कितनी है? ले लीजिए, e इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। तो ई नॉट हो गया, एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2r इंटू एच इंटू क्या हो गया? cos 0। कितना हो गया ये? 2 ई नॉट r इंटू एच। फाई नेट सिलेंडर से अगर पूछे तो आंसर क्या आएगा? सोच के बोलो। सिलेंडर से डायरेक्ट बताओ, 0 आएगा, क्योंकि जितना इंटर कर रहा होगा उतना निकल रहा होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा? 0 आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर यही सिलेंडर हम लोग क्या करें, आगे देखिए और मजा होने वाला है, यही सिलेंडर अगर हम लोग टिल्ट कर दें, घुमा दें, चलो पहले कोन लेते हैं। जो कोन पहले आपका ऐसा था, ऐसे न करके थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें। इसको घुमा दिए, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वैसी ही है। अब फ्लक्स बताना है। पूरा ऐसे घुमा देंगे तो लॉजिक समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग पूरा ऐसे नहीं घुमाए, केवल ऐसे घुमाए। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी E नॉट है। फाइंड आउट फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द कोन। फाइंड आउट फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द कोन। फाइंड आउट फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द कोन। अगर इससे निकालें तो क्या स्थिति आएगा, देखो फिर से अगर इसका इक्विवेलेंट एरिया ले लें तो बड़ी आसानी से लग जाएगा ये, है ना। वो कैसे होगा, देखो अगर हम लोग देखें चिपटा कर दें तो ये ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल बन जाएगा ये, जिसका हाइट h और ये क्या होगा 2r। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले से अगर फ्लक्स काउंट कर लेंगे तो कोन का इतना पार्ट कवर हो जाएगा, उससे फ्लक्स कितना निकल रहा है वो मिल जाएगा। लेकिन बच गया ये वाला पार्ट, अभी ये वाला पार्ट से हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमको दो सरफेस से निकालना चाहिए। एक सरफेस ये हो गया 1 और एक सरफेस ये 2 हो गया। तो टोटल कौन से कितना इमर्जिंग आउट होगा वो मिल जाएगा हमको, है ना, ये स्थिति मिल जाएगी। तो φ1 प्लस φ2। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, एरिया का, एरिया का डायरेक्शन ऐसे होगा। यह वाला एंगल बता सकते हैं कितना होगा, जब यह वाला एंगल थीटा है, यह वाला देखें, यह वाला अगर थीटा है तो यह वाला कितना होगा, यह वाला भी थीटा होगा। इसका मतलब यह वाला भी क्या हुआ, थीटा होगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एरिया के बीच का एंगल क्या हुआ, थीटा। नहीं तो सिंपल सोचो, अगर ऐसे घुमाएंगे तो एरिया ऐसे होता और ये 0 होता, तो ई और ए के बीच का एंगल सेम होता। लेकिन ऐसे घुमा दिए हैं तो एरिया जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, थीटा एंगल पे मुड़ गया। तो यहाँ पे φ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों की, E0 इंटू इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, हाफ बेस कितना हुआ 2r इंटू एच इंटू कॉस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, प्लस बारी आई किसकी, φ2 की। इस सरफेस से निकालें। अगर ये पूरे सर्कल से ज़्यादा तो पूरा एरिया लेते हैं, लेकिन पूरा सर्कल नहीं है, आधा सर्कल ही बचा हुआ है ना। तो इससे अगर हमको निकालना हो, जैसे ये वाला सरफेस है अपना और ये एंगल अगर थीटा है, हमको इतने से ही निकालना है। तो एरिया ऐसे आउट और नॉर्मल जाएगा, इसका समझ में आ रहा है। और ये एंगल क्या है अपना, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या आएगा, E0 इंटू एरिया, पूरा एरिया होता तो πr² बाई πr होता, πr², लेकिन आधे से ही गुजर रहा है तो πr² बाई 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा होता। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, E0 RH cos थीटा प्लस E0 πr² बाई 2 साइन थीटा। वही चीज़ अगर ऐसे कर देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म कट जाएगा, केवल ये बचेगा। पिछले वाले सवाल में किया है, पूरा ऐसे घुमा देंगे, पूरा ऐसे घुमा देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो साइन 90, ये वाला आंसर आ जाएगा अपना E0 πr²। ये पूरा, तो पूरे से फ्लक्स जाएगा
और ये क्या हो जाएगा cos 90, इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात हमारी? पूरा ऐसे कर देने पे यही आंसर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरे से गुजरने लगेगी, ये स्थिति बन रही है। अच्छा, अगर यही सेम टू सेम सिलेंडर होता तब क्या आंसर आता? सिलेंडर को टिल्ट कर देते तब क्या आता? अब तो दिमाग में बैठ ही गया होगा, फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं। देखिए सिलेंडर को टिल्ट कर देते हैं, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिए। और इनका जो रेडियस है वह क्या है? आर, और ये हाइट क्या है? अभी भी एच। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट है वो कितनी है? ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। फाइंड फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम सिलेंडर, फ्रॉम सिलेंडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, चलो इसका इक्विवेलेंट एरिया लेते हैं, चिपटा कर दे। तो जैसे ही चिपटा करेंगे हम लोग तो ये चीज बनेगा। अब इस एरिया में अगर हम लोग देखें तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस एरिया से अगर निकाल लेंगे, इस एरिया से, तो कौन वाला एरिया कवर होगा? देखिए इससे निकालने के बाद हमको ये वाला कवर हो जाएगा। अगर इससे फ्लक्स निकालेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ तक जो शेडेड है वो कवर हो जाएगा। कहने का मतलब इससे फ्लक्स निकालने पे सिलेंडर का इतना पार्ट निकल गया, लेकिन इससे फ्लक्स अभी नहीं निकला हुआ है। और ये वाला पार्ट कवर हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट अभी कवर नहीं हुआ। मतलब इससे और इससे हमको जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? इससे और इससे हम लोगों को निकालना पड़ेगा इससे। तो यह पार्ट 1, यह पार्ट 2 और यह पार्ट 3। तो सेम कंडीशन पिछले सवाल के जैसा हो गया ये, कि इसका एरिया किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये वाला एंगल कितना है? ये जो प्लेन से ये थीटा, ये कितना था? थीटा। तो ई नॉट और ए के बीच का एंगल थीटा था। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एरिया आउट ऑफ नॉर्मल होगा, और यह वाला एंगल थीटा था, यह वाला थीटा होगा, यह वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ई नॉट और इनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा होगा इस सरफेस। एग्जैक्टली यहाँ भी वही होगा, है ना? तो फाई टोटल जो मिलेगा हम लोगों को वह फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 मिलेगा। फाई 1 की बात करें तो पूरा अगर सर्कल होता, पूरे सर्कल से निकलता, तो ई नॉट इंटू पूरा एरिया लेते पाई आर स्क्वायर, लेकिन इतने का एरिया पूरा पाई आर स्क्वायर ले कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 ले। एरिया इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, वह वाला एरिया लेना है, इंटू कॉस कितना एंगल है इनके बीच का? 90 माइनस थीटा है। अब बात करते हैं किसकी? फाई 2 की। तो फाई 2 भी तो वही कहानी है, बोलो। फाई 2 की कहानी तो वही है ना यार, ई नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। अब इसमें लेते हैं, यह तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो ई नॉट इंटू इसका रेडियस कितना? ये रेडियस अगर आर है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2r, और ये कितना है? h। तो ई नॉट इंटू 2r इंटू एच इंटू इनके बीच का एंगल, ई और ए के बीच का एंगल कितना है? कितना है? कॉस थीटा। ऐड करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और ये दोनों सेम है, तो ई नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2, ई नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो क्या आएगा आंसर? ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो गया? साइन थीटा, प्लस ई नॉट इंटू 2rh कॉस थीटा। यह सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया इस कंडीशन में। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्यूब है आपके पास, क्यूब को टिल्ट कर देते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रोसेस आपको आना चाहिए, बाकी कोई भी सवाल आपके लिए टफ नहीं है। क्यूब है आपके पास,
जो क्यूब पहले ऐसे था, अब उसको हम लोगों ने किसी एंगल पे मोड़ दिया है। ये एंगल कितना है? थीटा। अब इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप है, E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, मतलब किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। साइड इनका आप L ले लीजिए, साइड जो है क्यूब का वह कितना है? L। तो बताना है फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम सिलेंडर, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम सिलेंडर, यह निकालना है। तो अगर यहां से देखें तो फिर से हम लोग इसका इक्विवेलेंट एरिया लेते हैं, चिपटा करेंगे तो इक्विवेलेंट एरिया क्या आ जाएगा? यह बनेगा। अब इस इक्विवेलेंट एरिया से जो फ्लक्स हमको निकालना, जो बाहर निकल रहा है पूरे क्यूब से, उसको देखते हैं। तो फील्ड लाइन जो ये वाली होंगी, ये वाली ऐसे जो जा रही होंगी इस एरिया से, इससे निकालने के बाद इतना पार्ट कवर हो जाएगा, ये वाला पार्ट सब, लेकिन ये छूट गया और ये छूट गया, इसको सरफेस मानते हैं 1। अब इससे भी फ्लक्स निकालना पड़ेगा जो बाहर जा रहा है, इससे भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को, और इससे भी निकालना पड़ेगा, तो पूरे से निकल जाएगा हम लोग का 1, 2 और 3, ये स्थिति बनी। सिंपल, ये एरिया ऐसे है तो ये एरिया ऐसा हुआ, और इनके बीच का एंगल कितना होगा? ये थीटा घुमा तो ये कितना होगा? थीटा घूम जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। एरिया आउटवर्ड नॉर्मल होगा ऐसे, इस प्लेन के नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सेम कंडीशन यहाँ भी बनने वाला है। तो फाई जो टोटल आएगा वह फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 आने वाला है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 आने वाला है। और फाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी? इससे गुजरने वाला फ्लक्स ई नॉट इंटू एरिया, लिख लेते हैं। फाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी? ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू कितनी है इसमें जो प्रेजेंट है? वह ई नॉट है, इंटू एरिया कितना है? साइड L है तो पूरा एरिया से अगर जाता तो L स्क्वायर होता, लेकिन केवल आधे से जा रहा तो L स्क्वायर बाई 2 होगा, इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 माइनस थीटा। तो ये आंसर कितना है हम लोगों का? ई नॉट L स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। एग्जैक्ट क्या है यहाँ पे? फाई 3 से भी वही होने वाला है, सेम कंडीशन है। तो ई नॉट L स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अच्छा, फाई 2 से देखे हो अगर, तो ये वाला एरिया ई नॉट इंटू साइड ये L, तो कितना हो जाएगा? L स्क्वायर इंटू इनके बीच का एंगल क्या होगा? कॉस थीटा। तो टोटल ऐड करते हैं हम लोग, है ना। फाई 1, फाई 2, फाई 3 को अगर ऐड करेंगे तो स्थिति क्या बनेगा? देखिए, इसको ऐड करेंगे, फाई 1 फाई 3, ये फाई 1 फाई 3 ऐड हुआ तो ई नॉट L स्क्वायर बाई 2, ई नॉट L स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा है, तो कितना हो जाएगा? ये ई नॉट L स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा फाई 1 फाई 3 मिलाने के बाद। और फाई 2 कितना है हम लोगों का? ई नॉट L स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये स्थिति है, फाई टोटल मिल गया। चाहो तो ई नॉट L स्क्वायर कॉमन कर लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो एकदम आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मतलब ऐसे सवाल अगर हैं आपके पास तो इसे घबराने की जरूरत नहीं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो फिर आप जेईई मेंस जेईई एडवांस का प्रॉब्लम करने में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अब ये सवाल जेईई एडवांस के लेवल का है, लेकिन कोई कठिनाई है जो शुरुआत से अगर पढ़ेगा तो उसके लिए एकदम आराम। पूरा वीडियो ध्यान से देखते जाइए, पूरा टॉपिक पढ़ते जाइए, तो ईजिली सारी बातें आपको समझ में आएंगी।
अच्छा, अगर ये स्थिति होता, एक स्फीयर था, उसमें से ये वाला पार्ट काट लिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे है, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री। तो इससे फ्लक्स बताना है, फ्लक्स थ्रू गिवन पोर्शन, फाइंड फ्लक्स थ्रू गिवन पोर्शन। रेडियस आर ले लीजिए आप। तो अगर अब ये निकालना होगा तो फिर से प्रोजेक्टेड एरिया करना पड़ेगा हम लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, अगर ये वाला एरिया से और ये वाला एरिया से हम लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया तो बाकी पूरे का निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ का एरिया का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये 45 तो ये भी 45। सेम कंडीशन इधर पे, एरिया का डायरेक्शन इधर है, जो बाहर निकल रहा है उसको निकालना है, और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ये 45 डिग्री। तो 1 और 2, तो टोटल फ्लक्स जो मिलेगा φ1 प्लस φ2, ये मिल जाएगा। φ1 की वैल्यू अगर देखें तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा कितना है 45। φ2 के लिए बात करें तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है, वो भी कितना है 45। तो E नॉट की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, E इज इक्वल टू कितना है E नॉट आई कैप, तो E नॉट कॉस 45, 2 बार हो जाएगा ना, और एरिया दोनों का सेम है, कितना है, पूरा एरिया अगर होता तो पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन ये कितना है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, तो E नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर कितना हो गया बाई रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू बाई रूट 2, यह आंसर आ गया। यह स्थिति बनेगी। इसका दोनों का ऐड कर दिया है, ई ए कॉस 45, ई ए कॉस 45, दोनों में ई और ए सब सेम है, तो 2 ई नॉट ए कॉस 45 और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर ना होके पाई आर स्क्वायर बाई 2 से जा रहा है, यह आंसर आया। आपके लिए ये होमवर्क है, यह कोन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिर रही है, E नॉट और ये थीटा, फ्लक्स एंटरिंग टू द कोन बताना है, इसको सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इतनी टॉपिक पढ़िए। फ्लक्स का अगला पार्ट गॉस थ्योरम लेकर आएंगे, फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सारा का सारा ध्यान से पढ़िएगा। सेम टू सेम कंडीशन कहाँ पे आप पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कर रहे हैं तो 2-3 जगह पे आपको जेई में, नीट में और आपके बोर्ड में आपको फ़ायदा मिलने वाला है, और अच्छे लेवल पे फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा कि आपको ये सवाल आ ही जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।